हेलो फ्रेंड्स, माई सब सीए प्रतीक कौशिक। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सीए इंटरमीडिएट का जो पेपर नंबर 2 है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, उसका यहाँ पे हम पूरा का पूरा एबीसी एनालिसिस जो है वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो भी आपका यहाँ पे पेपर पैटर्न कैसा रहता है। फिर एक एबीसी एनालिसिस जो है आपके अपकमिंग सितंबर 25 एग्जाम के लिए, वो भी मैंने प्रिपेयर किया है। और वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूँ एक दो टिप्स, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, और पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो कितने में, 3 आवर्स में। ठीक है, ज्यादातर जो लोगों की समस्या यही होती है कि पेपर अटेंड नहीं होता। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, और यदि आप नए आए हो चैनल पे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो भैया बनता ही है। चलिए, तो ये हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका जो सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 2 है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। तो ये जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का जो आपका यहाँ पे पेपर होता है, ये कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, ये सेकंड नंबर का पेपर है आपका ग्रुप वन का। ठीक है, ये ग्रुप वन का आपका पेपर है, 100 मार्क्स का ये होता है। तो इसके सबसे पहले हम चलते हैं इसके पेपर फॉर्मेट पे। ठीक है, कि एग्जाम में जो इसका आपका पेपर आता है वो किस तरीके से आता है। तो देखो, इसमें दो चीजें हैं, एक तो पार्ट वन और एक पार्ट टू। दो पार्ट में आपका ये जो है पेपर आता है। पार्ट वन में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यू रहते हैं कितने के आपके 30 मार्क्स के। और पार्ट सेकंड जो है आपका डिस्क्रिप्टिव, जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसमें आपके यहाँ पे जो 70 मार्क्स का रहता है। और इस 70 मार्क्स में आपके ध्यान रखना है, एक तो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और उसके बाद आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस में से। ठीक है, अब ये जो आपका पार्ट वन है एमसीक्यू वाला, ये पार्ट वन एमसीक्यू में क्या होता है, ये जो 30 मार्क्स का होता है ना, इसमें आपको मतलब 3 to 4 तो केस सिनेरियोस देखने को मिलते हैं, और 2 से 3 आपको लूज एमसीक्यू देखने को मिलता है। 3 से 4 तो आपको केस सिनेरियो देखने को मिलेंगे, और 2 to 3 आपको यहाँ पे लूज एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जैसे कि 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ गया, कोई 1 मार्क्स का एमसीक्यू आ गया। इस तरीके से आपको लूज एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। और कुल मिला के टोटल ये जो एमसीक्यू वाला पार्ट है, मतलब केस सिनेरियो प्लस एमसीक्यू वाला पार्ट वन आपका, ये 30 मार्क्स आपका कवर करता है। कितना? 30 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है आपको 70 मार्क्स का कवर करता है, और उसमें जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर वन जो होता है वो होता है आपको कंपलसरी 14 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी होता है कि मतलब आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या करना ही पड़ेगा। दूसरा आता है कि आपको यहाँ पे जो बाकी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन जो होते हैं आपके यहाँ पे 2 से लेकर 6 तक के जो भी क्वेश्चन है उसमें से आपको क्या करना है, कोई 4 क्वेश्चन करना है। मतलब रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, भाई 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको यूज करने पड़ेंगे, और वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। और ये जो जितने भी मार्क्स यहाँ पे मतलब क्वेश्चन होंगे वो कितने 14 मार्क्स के होते हैं, और इस तरीके से आपका पूरा टोटल 70 मार्क्स आपके कवर होता है। तो देखो, पार्ट वन कौन सा होता है आपका एमसीक्यू का, और पार्ट टू कौन सा होता है डिस्क्रिप्टिव का। पार्ट वन एमसीक्यू 30 मार्क्स का होता है, और जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो आपका यहाँ पे 70 मार्क्स का होता है। पार्ट वन एमसीक्यू में क्या आते हैं आपके केस सिनेरियो, तो 3 से 4 केस सिनेरियोज आपके यहाँ पे जनरली आते हैं। ठीक है, मतलब 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। उसके बाद आपके लूज एमसीक्यू पे रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लूज एमसीक्यूज पे रहते हैं। तो जो लूज एमसीक्यू आपके रहते हैं वो आपके 2 मार्क्स 1 मार्क्स पे रहते हैं। और इस तरीके से 30 मार्क्स और 70 मार्क्स करके आपका ये जो है 100 मार्क्स का जो पेपर है वो क्या होता है, कवर होता है। 100 मार्क्स का पेपर है जो क्या होता है, कवर होता है। ये देखो, एमसीक्यूज वगैरह जो होते हैं इनके जो मार्क्स होते हैं ये वेरी कर सकते हैं। मतलब कभी मान लो 2 मार्क्स का आ गया, कभी 1 मार्क्स का आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा ये पेपर जो आपका है, ये फॉर्मेट आपका रहता है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं वेटेजेस पर। तो आपका जो भी यहाँ पे पूरा सिलेबस है, वो सिलेबस में आपके यहाँ पे क्या है, एक तो कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ करके है। तो इसका जो वेटेज है आप देखोगे, वो वेटेज किस तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा है इंस्टीट्यूट ने। तो ये वेटेज दे रखा है वो आपका जो कंपनी लॉ एंड एलएलपी है भैया। आपका जो कंपनी लॉ है और जो आपका एलएलपी एक्ट है ना, ये आपका टोटल 70 मार्क्स कवर करता है। कंपनी लॉ और एलएलपी मिलके 70 मार्क्स कवर करता है, जिसमें से आपका जो कंपनी लॉ वाला पोर्शन है, कंपनी लॉ वाला पोर्शन जो है ये 55 to 60 मार्क्स आपके एग्जाम में कवर करता है। और जो एलएलपी वाला आपका है, एलएलपी वाला आपका यहाँ पे 10 से 12 मार्क्स का जो है वो कवर करता है। इस तरीके से 70 मार्क्स तक की जो है ये जो कंपनी लॉ और एलएलपी का वेटेज रहता है। तो कंपनी लॉ तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी लॉ के केस में आपको देखो, दो क्वेश्चन तो आपको, जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है ना, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स का, उसमें से 2 क्वेश्चन होता है जो कंपनी लॉ पे होता है।
वो क्वेश्चन आपने कंप्लीट होते मतलब 10 मार्क्स तो आपको यहाँ पे कंपलसरी करना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो कंपनी लॉ और एलएलबी आपको 70 मार्क्स जो है कवर करते हैं। उसके बाद चलते हैं अदर लॉ पे। मतलब अदर लॉ में आपके कौन कौन से लॉ दे रखे हैं, एक तो आपको दे रखा है जनरल क्लॉजेस है, ठीक है, एक दे रखा है जनरल क्लॉजेस है, एक दे रखा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और एक दे रखा है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, और ये जो तीनों लॉ है ना आपके, ये आपके 30 मार्क्स कवर करते हैं। कितने? 30 मार्क्स। 30 नंबर का जो है ये वाला आपका जो पोर्शन है ये कवर करता है। इसमें देखोगे जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है आपका 8 से 10 नंबर का रहता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है ये 68 मार्क्स का, और भैया जो आपका फेमा है ना, फेमा, ये आपका 10 से 12 मार्क्स रहता है। 10 से 12 मार्क्स में कवर करता है। इसका एक क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में देखने को मिलता ही मिलता है। एक क्वेश्चन इसका कंपलसरी में, यानी आपका डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट होगा ना, डिस्क्रिप्टिव, उसमें से आता ही आता है। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन है, उस कंपलसरी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो कंपनी एक्ट के और एक फेमा का, यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वेटेज रहता है। कंपनी लॉ एंड एलएलबी है वो 70 मार्क्स कवर करते हैं, और जो अदर लॉ है वो आपके यहाँ पे 30 मार्क्स जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पेपर पैटर्न जो है। ठीक है, कि ये पेपर पैटर्न है, इसमें किस तरीके से जो केस सिनेरियोज वगैरह रहते हैं, और वो सारी चीजें अपन क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए पेपर पैटर्न में जो आपका पार्ट 1 है एमसीक्यू का, उसमें हमने बात की थी आपके केस सिनेरियो रहते हैं। तो 3 से 4 आपके केस सिनेरियो रहते हैं। ये केस सिनेरियो जनरली कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं? तो देखो ये जनरली जो केस सिनेरियो होते हैं ना, ये आपके कंपनी एक्ट से, फेमा से, एलएलपी और ये जनरल क्लॉजेस है, इनमें से पूछे जाते हैं। ये जो एलएलबी है इससे जनरली जो है वो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एमसीक्यू ये 2 to 3 मार्क्स, 1 मार्क्स कैसे भी हो सकते हैं लूज एमसीक्यूज। और जनरल क्लोजेस एक्ट है, इससे भी आपको यहाँ पे लूज एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। और कंपनी एक्ट से आपको केस सिनेरियो, फेमस से आपको यहाँ पे केस सिनेरियोज जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो केस सिनेरियो के लिए कंपनी एक्ट और फेमा और एलएलपी, ये 3 तो आपके मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जहां से आपके केस सिनेरियोज बनते हैं। ठीक है, ये आपके मतलब एक तरीके से मान लो आपको बहुत अच्छे से आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव में भी स्कोर करता है। वही सीधी सी बात है, आपका जो कंपनी लॉ है ना, कंपनी लॉ एंड एलएलपी मिलकर 70 मार्क्स कवर करते हैं। तो उसमें से ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, ये दोनों जो लॉ है ये बहुत ज्यादा आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो फेमा है ना, फेमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके केस सिनेरियोज में भी आता है, या फिर कंपलसरी में भी आपको कवर करना तो पड़ता है। तो ये आपके बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, तो ये जो हमने है एमसीक्यूज का पैटर्न देखा था कि एमसीक्यू जनरली कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू हमने देखा कि कंपनी एक्ट और आपका फेमा, एलएलपी और जनरल क्लॉजेस एक्ट, ये 4 जो चीजें हैं ना, इन 4 आपके यहाँ से चैप्टर से सबसे ज्यादा जो एमसीक्यूज है वो आते हैं। किस किस से आते हैं? कंपनी एक्ट से आते हैं, फेमा से आते हैं, एलएलपी वाले से आते हैं और जनरल क्लॉजेस एक्ट। ये 4 जो आपके एक्ट है, यहाँ से जनरली जो है आपके ज्यादातर एमसीक्यूज, केस सिनेरियोस, लूज एमसीक्यूज यहाँ पे आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात चलते हैं नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। तो देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, ये क्वेश्चन नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपलसरी होता है। ये जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है ना, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, इसका जो पहला क्वेश्चन होता है ना, पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है। कंपलसरी का मतलब इसके मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये आपको अटेंड करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4, 5, 6, यहाँ पे जो आपके 5 क्वेश्चन है ना, ये जो 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन में आपको, सॉरी, ये जो 5 क्वेश्चन है रिमेनिंग के, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, इसमें से आपको कोई जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है आपको क्या करने पड़ते हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे चूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कंपलसरी, इसमें देखो पहला क्वेश्चन, अब ये जो किस तरीके से फॉर्मेट आता है आपका, ये फॉर्मेट में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सबसे पहले देखो क्वेश्चन आपके जो कैसे फॉर्मेट आता है, तो जैसे आता है क्वेश्चन नंबर 1A, 1B, 1C। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या चलेगा, A, B, C। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देखो A, B, C, इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, मतलब एक सीधा सा फॉर्मेट चलता है आपके लॉ वाले पेपर में, कि वो यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये कैसे कैसे पूछता है, तो देखो क्वेश्चन जो है ये भी यहाँ पे आपके फिक्स सही है। यदि आप पास्ट पेपर का एनालिसिस करोगे ना, तो पास्ट पेपर के एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि एक तरीके से इंस्टीट्यूट यहाँ पे फिक्स पैटर्न जो है वो फॉलो अप करता है। ठीक है, तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ से जो ये क्वेश्चन है वो फ्रेम्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंपलसरी वाला, क्वेश्चन नंबर बी कंपनी एक्ट का है। तो पहला क्वेश्चन भी कंपनी एक्ट का है, दूसरा क्वेश्चन भी कंपनी, और फिर फेमा का है। तो देखो 10 मार्क्स को यहाँ पे कंपनी एक्ट ने कवर कर ही लिए हैं। प्लस हम आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपके केस सिनेरियोज है वो भी कंपनी एक्ट से बन रहा है। इसका मतलब कंपनी एक्ट तो आपका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रायोरिटी पे है, सीधी सी बात है। और वो मार्क्स भी कितना
60 से 70 मार्क्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। फिर जो पॉइंट फिर जो क्वेश्चन सी आता है वो फेमा का आता है। ये कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब यदि आप पास्ट पेपर का ट्रेंड देखोगे ना, तो पास्ट पेपर के ट्रेंड में तो यही फॉलो होता है कि 2 क्वेश्चन कंपनी एक से एक क्वेश्चन फेमा का 4 मार्क्स का यहाँ पे आता है। मतलब आप फेमा को इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आप फेमा को छोड़ के जाते हो एग्जाम में, तो सोचो कि आप ये 4 मार्क्स तो आप यहाँ पे छूट ही रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि कोई और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, वो मैं दूसरा क्वेश्चन कर लूंगा। ये 4 नंबर तो आपके सीधे सीधे यहाँ पे फेमा के गए, यदि आप फेमा छोड़ के जाते हो। तो मतलब सीधी-सी बात है कि जो कंपल्सरी में जो यहाँ से क्वेश्चन्स आ रहे हैं ना, वो टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं। वो टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं, उन टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते यहाँ पे। तो आपको फेमा जो है वो करना ही पड़ेगा। कंपनी एक तो पूछते ही हैं लोग, इधर में इनको रहता है कि यार फेमा छोड़ देते हैं, कौन-सा चैप्टर छोड़ें? बात ये आती है ना कि कौन-सा चैप्टर छोड़ें। तो यदि आप फेमा छोड़ने की सोच रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आप ये गलती मत करना फेमा छोड़ने में, क्योंकि फेमा जो है 4 मार्क्स का तो यहाँ पे कंपल्सरी आता है। प्लस यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे आपका जो है ये केस सिनेरियोज़ भी इसमें से आ सकता है, और यहाँ पे आपको जो है लूज़ एमसीक्यूज़ भी फेमस से देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है फेमा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप ध्यान रखना 8 से 10 नंबर आपके ये फेमा कवर करता है। तो आप मेरे हिसाब से तो आप इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है? अब चलते हैं आपके नेक्स्ट जो आपके जो क्वेश्चन्स आते हैं उनमें क्या रहता है? तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है उसमें भी आप देखोगे कि 2 क्वेश्चन जो है वो आपके कंपनी एक्ट के रहते हैं। और फिर आपका एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, ये जनरल क्लॉजेस एक्ट से आता है। किससे आता है? जनरल क्लॉजेस एक्ट से आता है 4 मार्क्स, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके जो 2 क्वेश्चन है वो आपके किससे आता है? कंपनी एक्ट से। और फिर जो क्वेश्चन नंबर जो सी है, थर्ड वाला, ये आपका आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से, किससे? 4 मार्क्स का। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न मैंने नहीं बनाया है, ये पैटर्न इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर को एनालिसिस करके यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, ठीक है? तो ये मेरा बनाया हुआ नहीं है कि आपको किसी को लगे कि मैंने बनाया है, मैंने नहीं बनाया है। इंस्टीट्यूट ही ऐसा जो है वो फॉलो अप करता है, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो वही 2 प्रीवियस के क्वेश्चन है, फिर एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्वेश्चन आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन आता है कंपनी एक्ट का, फिर क्वेश्चन आता है एक एलएलपी एक्ट से, और फिर एक क्वेश्चन आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से। तो देखो, कंपनी एक्ट का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एलएलपी यहाँ पे कितने का आ गया? 5 मार्क्स का, इंटरप्रिटेशन कितने का आ गया? ये 4 मार्क्स का। इस तरीके से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे ना, तो इस 5 में क्या होता है कि एक क्वेश्चन कंपनी एक्ट का, फिर एक एलएलपी एक्ट से, और फिर जनरल क्लॉजेस एक्ट से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कंपनी एक्ट, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक आपको एक ऑप्शनल में रहता है। तो एक क्वेश्चन कंपनी एक्ट का, फिर क्वेश्चन कंपनी एक्ट और फिर फेमा का। ये फेमा का क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, ठीक है? तो आप चलो ये वाला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, तो ये फेमा से आप बच गए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फेमा से आप बच ही नहीं सकते, ठीक है? आप फेमा से बच नहीं सकते, आप एलएलबी से बच नहीं सकते। यदि आप बचने की सोच रहे हैं कि मैं किससे बचूं, ठीक है? तो आपको यदि लग रहा है तो आप यहाँ पे जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से फिर भी बच सकते हो, ठीक है? आप 4 मार्क्स, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है वो आपका यहाँ पे 4 मार्क्स एक तरीके से क्या कर रहा है? कवर कर आपका कवर कर रहा है। यदि आप यहाँ से छोड़ते हो इसको, एलएलबी तो आपको करना पड़ेगा। एलएलबी को तो आप नहीं छोड़ सकते। एलएलबी का 5 मार्क्स केस सिनेरियोज में आ गया, तो मतलब कम से कम यहाँ पे 10 नंबर वो आपका लेके लेगा, तो आप एलएलबी को भी यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे आप कोई कॉल ले सकते हो, क्योंकि ये आप यहाँ पे आप यदि कर लोगे तो एक क्वेश्चन तो फिर भी आपका इसको अटेंड करना ही करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका डिस्क्रिप्टिव का ये जो है एक पैटर्न रहता है कि आपका 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। इसमें से किस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आना है ये भी यहाँ पे फिक्स है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे पता चल रहा है ओवरव्यू मतलब क्लियर कट कि भैया आपको ये वाले चैप्टर्स तो प्रायोरिटी पे करने ही करने पड़ेंगे, इनको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो। अब बात करते हैं रिवीजन पे कि रिवीजन आप किस तरीके से करोगे। तो देखो, अब एग्जाम तो नियर है, ठीक है ना? एग्जाम तो बहुत नियर है, तो आपने मेरे हिसाब से ज्यादातर पढ़ लिया होगा, ठीक है? यदि आपके मान लो अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है? बहुत ज्यादा का मतलब आपके 2-3 अटेम्प्ट्स लग गए हैं, तो वैसे ही हम क्या है, आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस तो आपने पढ़ ही रखा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है तो रिवीजन करने की, ठीक है? तो यदि मतलब आपके अटेम्प्ट्स नहीं भी लगे हैं, तो भी मतलब एक बार तो आपने यहाँ पे रिवाइज कर लिया होगा, अब आप दूसरे तीसरे रिवीजन के उसमें मोड में होंगे। तो बात आती है कि हम देखो, इतना सारा सिलेबस रहता है सीए का, तो इतना सारा सिलेबस को करने के लिए एक स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। सीए एग्जाम्स को टाइमली क्लियर करने के लिए स्ट्रेटजीज बहुत जरूरी होती है, ठीक है? तो ये जो स्ट्रेटजीज होती है, इनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमने पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन वो पढ़ना है, वो पढ़ना हमें किसके हिसाब से है? हमें पढ़ना है एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है? कि हमें कौन से टॉपिक्स जो हमारे प्रायोरिटी पे वो हमें देखने हैं, और कौन से टॉपिक्स है जो हम यहाँ पे बाद में देख सकते हैं, या फिर टाइम मिला तो देख सकते हैं, या फिर हमें यदि कॉल दिया तो हमें छोड़ भी सकते हैं,
ठीक है। यदि आप सोचो कि यदि आप यहाँ पे जो है ये आप सेवा छोड़ के चले जाओ, फिर आपको कितना नुकसान होगा पेपर में, आप खुद देख सकते हो। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक एबीसी एनालिसिस तैयार किया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप ये एबीसी एनालिसिस जो है ये मैंने बनाया, यदि आप इसको सीरियसली फॉलो करोगे ना, आप आराम से क्या कर पाओगे, एग्जामेशन क्लेम कर पाओगे। ठीक है। आप आराम से एग्जामेशन क्लेम कर पाओगे। आप मतलब आप एग्जाम में से खोए कोई नहीं रहोगे कि यार एग्जाम में मेरे से क्या पूछ लिया। ठीक है ना, आपसे एग्जाम में क्या पूछ लिया, ऐसा नहीं सोचोगे वहां पर। तो देखो, ये जो रिवीजन वगैरह सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए ध्यान में रखते बनाया हुआ है, इसमें 3 कैटेगरीज है। ए कैटेगरी का मतलब होता है कि ये आपको करना ही करना है। ऐसा क्या, देखो, ये जो ए कैटेगरी है इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ए कैटेगरी है कि आप अपने पास्ट कितने भी पेपर देख लो, आप खुद से पास्ट पेपर देखो और वो पेपर का एनालिसिस करो, आपको इन चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एक कैटेगरी का मतलब क्या है, ये जो 50 से 60 नंबर की एक कैटेगरी है ना, इसका मतलब क्या है कि आप इन चैप्टर्स को उठाओ, नेक्स्ट पेपर में उठाओ, मतलब आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम इन चैप्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, हम इन इन चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जा सकते किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो हमें प्रायोरिटी पे करने ही करने हैं। ये चैप्टर्स तो हमें प्रायोरिटी पे करने ही करने हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते। तो इनमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आपका कंपनी लॉ क्या आता है। देखो, कंपनी लॉ एलएलबी तो 70 मार्क्स कवर कर रही है। तो कंपनी लॉ में से भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं, तो देखो उसमें से एक तो आपका ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी चैप्टर 2, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर 3, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज चैप्टर 5, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस चैप्टर 10 ऑडिटर्स। इनमें से मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंपलसरी क्वेश्चन है। कंपलसरी में जो 2 क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से आपको ज्यादातर दोनों ही क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से या फिर एक पोर्शन को इस चैप्टर में से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जनरली दोनों क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से पूछ ले जाते हैं। ठीक है। ये जो आपको मैं बता दूं यहाँ पे, ये रहा, ये जो डिस्क्रिप्टिव है, एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसमें जो 2 कंपनी के क्वेश्चन है, ये जनरली आपके ए कैटेगरी वाले चैप्टर से ही आते हैं। ये जनरली आपके ए कैटेगरी वाले चैप्टर से आएंगे। ठीक है। तो ये जो ए कैटेगरी वाले चैप्टर है, इनमें से आपको कंपलसरी में ये आपको 10 नंबर जो है ना आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चलो दो नहीं दिया तो एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा, और दोनों भी इसी में से आते हैं जनरली। ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपको कंपनी के प्रायोरिटी पे यहाँ करने हैं। यदि आप सोच रहे हो कि अभी ऑडिटर्स छोड़ दूं, तो ऐसा काम आपको मत करना। पता चला ऑडिटर्स का जनरली ऑडिटर्स का क्वेश्चन है ना, वो कंपलसरी पूछता है। इंस्टीट्यूट को भी पता है कि जो लास्ट वाला चैप्टर होता है ना, जो बच्चा सोचता है कि यार लास्ट वाला चैप्टर छोड़ देते हैं, वो वहीं से कंपलसरी क्वेश्चन पूछता है। और काफी सारे पेपर्स देखोगे ना, वहाँ पे ये ऑडिटर्स वाले क्वेश्चन आपको कंपलसरी में देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये वाले चैप्टर्स हैं वो प्रायोरिटी पे करना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। फिर आता है आपका एलएलपी एक्ट, मैं आपको बताया एलएलपी एक्ट आप यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है। और दूसरा आपका फेमा, फेमा भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या है, सारे के सारे जो चीजें हैं वो आपको क्या करनी है, प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करनी है। तो यदि आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन में मान लो आप सोच रहे हो कि यार इन चैप्टर्स को मैं छोड़ दूं या फिर इन चैप्टर्स को मैं बाद में कर लूं, वो चीज होती है कि इन चैप्टर्स को मैं बाद में कर लूंगा। तो मेरे हिसाब से एक बार आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, थोड़ा सा भी एनालिस करें और देखें कि ये वाकई में जो चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो आप इनको पहले प्रायोरिटी पे करें, बाकी चैप्टर्स को थोड़ा बाद में कर लें। ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि यार इसमें से मैं ऑडिटर्स वाला चैप्टर बाद में करूंगा, तो उसको पहले कर लें और कोई चैप्टर आप बाद में कर लें। ठीक है। एलएलपीएम का फेवर तो आपको यहाँ पे ये जो सेवेंथ सात जो यूनिट्स है वो आपको प्रायोरिटी पे करनी है, ये ए कैटेगरी की है। ठीक है। ए कैटेगरी का मतलब हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आती है आपकी वी कैटेगरी। अब वी कैटेगरी ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें से यहाँ पे 70 से 80% चांस होता है, मतलब इनमें से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। देखो वैसे तो पूरा पेपर सिलेबस ही कवर होता है, लेकिन ये एक तरीके से पढ़ने का तरीका है कि यदि आप प्रायोरिटीज सेट कर रहे हो ना कि यार लास्ट में मुझे कुछ छोड़ के जाना है, तो फिर आप कम से कम अपना कम से कम नुकसान करें। ठीक है ना, कम से कम नुकसान करें, उसको ये ध्यान में रख के ये चीज बनाई जाती है एनालिसिस करना। ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, अरे क्यों नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट ने इसका आपका पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, ये वेटेज आपका दे रखा है। सोचो, ये आपका वेटेज इंस्टीट्यूट ने ही तो दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट कुछ भी थोड़ी नहीं मिल रहा, एग्जाम में तो सारी चीज आती है। लेकिन बात ये है कि हम वो चीजें करें जिसमें जो ज्यादा स्कोरेबल है और जिनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और यदि कुछ छोड़ के आना है तो वो भी ठीक है, जिससे हमें कोई नुकसान हो। अब मान लो आप यहाँ पे
फेवर छोड़ के जाओगे तो फेवर सीधे सीधे 10 12 नंबर का नुकसान कर देगा। तो इंटरप्रिटेशन में स्टेजेस छोड़ दिया, कम से कम 6 8 4 5 नंबर का, 6 8 नंबर का नुकसान होगा। तो इस तरीके से ये चीज बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपकी वी कैटेगरी है, जो वी कैटेगरी में आपको यहाँ पे ध्यान रखना, चैप्टर आपके कुछ कंपनी एक्ट्स के हैं। तो कंपनी एक्ट्स के जो आपके हैं, शेयर कैपिटल डिवेंचर्स वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाला, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया। ठीक है, इससे कभी कभी यहाँ पे जो है आपका कंपलसरी में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जनरली 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया चैप्टर है। फिर आता है आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट भी आपको यहाँ पे एमसीक्यूज में भी आता है और आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में भी आता है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूज। तो ये आपके वी कैटेगरी के क्या है, क्वेश्चंस है। अब आते हैं ये जो क्या है यहाँ पे वी कैटेगरीज के चैप्टर है, उसके बाद आते हैं सी कैटेगरी। तो देखो सी कैटेगरी में यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देखोगे कंपनी के 3 चैप्टर्स हैं। एक तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला, एक अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाला, और एक प्रीमियरली यानी बेसिक्स वाला। तो बेसिक्स वाले से तो कभी कभार कोई क्वेश्चन आता आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। वैसे जो चैप्टर्स है इसमें से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं, लेकिन ये लीस्ट प्रायोरिटी पे, मतलब आप इनको लास्ट में आप इसमें से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आप हैं वो देख के जा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको पूरा एबीसी एनालिसिस यहाँ पे जो है वो तैयार है। तो यदि आपने अपना कोई देखो, यदि आपने अपना कोई एबीसी एनालिसिस पहले से प्रिपेयर कर रखा है तो वो बेस्ट है। उससे उसका तो फिर कोई कंपैरिजन है ही नहीं, यदि आपने खुद से बना रखा है। लेकिन मान लो कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता है बहुत सारे जो नहीं प्रिपेयर करते एबीसी एनालिसिस का, तो एक बार आप ये वाला एबीसी एनालिसिस जो है वो देख सकते हैं। 100% कवरेज आप इससे करोगे। ठीक है ना, आपका जो जो पूरा का पूरा रिवीजन फोकस रहेगा ना, वो पूरा का पूरा रिवीजन फोकस रहेगा आपके ऐसे चैप्टर्स पे जिससे आप आराम से एग्जाम में स्कोर करोगे। ठीक है, और आप और आप इस रिवीजन से प्रिपेयर करके अपनी मॉक टेस्ट भी लेके देखना, आपको इसका नतीजा अच्छा ही मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे बात आती है कि जो हिंदी मार्क्स का पेपर है 3 घंटे हैं वो कैसे कवर करें। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अटेम्प्ट्स के चक्रव्यूह से कैसे निकले, वहां पे भी मैंने आपको समझाया था कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है ना, वो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए कितना है, 1.8 मिनट्स का टाइम आपके पास अवेलेबल होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए 1.8 मिनट्स अवेलेबल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हर ये जो आपका क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन के आगे आपको टाइम स्टैम्प लगाना है। हर क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प लगाना है, और उस टाइम स्टैम्प्स में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन कंप्लीट करनी है। आपको लिख के देखना है कि क्या मैं इसको लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन है ना सारे बच जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे जो बहुत ज्यादा उल्टा सीधा आप लिख देते हैं ना, वो आप उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे, आप टू द पॉइंट लिखेंगे। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपका यहाँ पे जो है फोकस बढ़ाने में, और आपका जो है पूरा का पूरा पेपर कवर करने में। ठीक है। अच्छा, एक एक बात और मैं आपको बताऊं कि यदि मान लो आपके अटेम्प्ट्स वो है बहुत ज्यादा लगते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है ऐसी चीज में कि आपने सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन तो उसमें क्या होता है कि जब सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ रहता है ना, तो किताब उठाने का मन नहीं करता। जब सिलेबस पूरा पढ़ा, जब सिलेबस तो हमने पढ़ रखा है पूरा, 2 3 4 बार पढ़ लिया, तो फिर उसको बार बार पढ़ने का मन नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, जनरली हमारा जो अप्रोच होता है लोगों को पढ़ने का, वो क्या होता है कि पहले हम प्रोविजन करते हैं। ठीक है ना, फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, यही रहता है। लेकिन देखो आपको ये जो तरीका है ना, इस तरीके को थोड़ा चेंज कर दो। यदि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक है किसी भी फैकल्टी का, किसी भी टीचर्स का, ठीक है, आप कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक यूज करो जिसमें आपके ज्यादातर ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस कवर्स है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो फिर आपको ये प्रोविजन है ना, इसको मत देखो आप। ये क्या करो, सीधा जो है क्वेश्चंस होता है सीधा क्वेश्चन आप करने लग जाओ। इससे क्या होगा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक तो क्या है कि जैसे हम रिविजन करते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो मतलब थ्योरी है ना तो एग्जॉस्ट हो गए, तो रिविजन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस करने की बारी आई ना तो वो लीव कर दिया। और फिर दिमाग में भी जाता कि यार क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया ना तो मैं कर दूंगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप क्या करें, स्टार्टिंग ही क्वेश्चन बैंक से करो। इससे आपको क्या फायदा होगा, सबसे पहले जो आपको इससे ये फायदा मिलेगा ना, वो ये होगा कि आपको प्रोविजन है ना, वो प्रोविजन समझ में आएगा। इस प्रोविजन से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है। दूसरी चीज आपको समझ में आएगी कि यदि मान लो कोई इसका अलग से इंटरप्रेट करके कोई दूसरा क्वेश्चन भी बना लिया, तो वो दूसरा क्वेश्चन भी आपको पता चलेगा कि कहीं से बन सकता है। ठीक है, और जो भी उस आंसर में या फिर जो भी उस क्वेश्चन का कीवर्ड है ना, वो कीवर्ड हाईलाइट करके रख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में। लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो हर क्वेश्चन में क्या होता है कि एक कुछ ना कुछ क्या होता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है, कुछ ना कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, हाईलाइट्स करके रखना है।
ठीक है। तो ये क्या तरीका है, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। आप क्या करो, आप जनरली प्रोविजंस करते हो फिर क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। ऐसे में आप क्या करो, प्रोविजंस को मत देखो, आप सीधा क्वेश्चंस बैंक उठाओ और क्वेश्चन बैंक से आप क्या करने लगो, रिवाइज करना। इससे क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी आपके प्रोविजंस है ना, वो प्रोविजंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको उसका एक तरीके से, और वो क्वेश्चंस वो है ना, और जब आपने यहाँ पे उसका कीवर्ड्स का करके हाईलाइट करके रख लिया, तो आपको फिर वही क्वेश्चन बाद में भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी बहुत जरूरी होता है। समझ में आ रही बात? यदि आपने क्वेश्चंस में कीवर्ड्स लगा लिए कि ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे अब ऑप्शंस तो नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या आंसर था, ठीक है ना, जो मेरे समझ में नहीं आया, तो वो आपने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। तो हाईलाइट कर लिया तो आपने क्या है, इसको बार 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 आपको यहाँ पे उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आपका क्या होगा, टाइम सेव होगा। इससे आपका टाइम सेव, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सी स्टडीज में। कितना आप टाइम सेव कर सकते हो, वही आपको हेल्प करेगा आपके जो लास्ट दिन होगा ना रिवीजन का। नहीं तो फिर आप वहां पे रिवीजन नहीं कर पाओगे 1.5 दिन में, 1.5 दिन में कितना सारी चीजें देखोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से स्टडीज बना के आपको क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। कुछ नया आपको अपने मन से इजाद भी करना पड़ेगा, नया अप्रोच में आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्या इस पेपर के लिए नया अप्रोच दूं, जिससे मुझे एकदम पढ़ने का एक मन करे, ठीक है ना। अटेम्प्ट जब ज्यादा हो जाता है ना, तो पढ़ने का मन नहीं करता। मन करता है जब उठाते हैं, रिविजन देख लिया है, किसी की रिविजन वीडियोस देख ली, तो उससे लगता है कि ये तो मैंने पढ़ रखा है, अब क्या करें। तो ये जो इसमें अप्रोच होती है बहुत हेल्प करती है कि सीधा मैंने क्वेश्चंस उठा लिया, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि एनालिटिक्स शुरू हो जाता है। जैसे आप क्वेश्चन ना, तो इसमें प्रोविजन में ना, प्रोविजन ये होता है कि वो एक सीधा एक तरीके से पॉइंट से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन से वो पढ़ने में क्या होता है कि क्वेश्चन से वो माइंड एनालाइज करना शुरू करता है। तो इससे एक तरीके से क्या होता है, पुशअप मिलता है, अपने आप ही पुशअप मिलता है जब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि, और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये आपके लॉ के लिए नहीं है, मतलब आपको बिजनेस में करने की सिर्फ कंपनी के लिए। यदि आप जैसे टैक्स कर रहे हैं तो टैक्स में भी यही होता है। मैंने दूसरी बार बताया, टैक्स में क्या होता है कि हमने बहुत सारे प्रोविजन से अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने गए तो नहीं हो रहा। तो इससे क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस के साथ जब आप प्रोविजन को रीडिंग करते हो ना, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, कभी आप प्रोविजन को प्लेन रीड करना और कभी आप एक क्वेश्चंस करने के बाद उसको रीड करना, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। कई बार बहुत से इतने कॉम्प्लेक्स प्रोविजन होते हैं ना, जब रीड करते हैं तो समझ में नहीं आते, लेकिन जब इसका एक सम कर लेते हैं, कोई एग्जाम्पल कर लिया, कोई इलस्ट्रेशन कर लिया ना, आपको बेटर समझ में आता है कि अच्छा इसमें से ये चीजें हैं। तो इसलिए आप क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा के आप वहां से अपना रिवाइज जो है वो रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए मुझे सर इतना ही रखना था, ठीक है। आपको ये जो है वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये जो एबीसी एनालिसिस है इसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यदि आपने नहीं बनाया हुआ, आपने अभी अपना बनाया हुआ है, तो आप उसको फॉलो कीजिए, वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।